मित्रों, एक और शख्सियत को आज याद कर लेते हैं। शख्सियत का संबंध साहित्य से है और साहित्य के साथ साथ उसने जो अपनी संतानों के रूप में जो कुछ हमें देश को दिया है, वो भी देश मानता है कि हम ऋणी हैं इस शख्स के, किसने अमिताभ बच्चन जैसी संतानें भी देश को दी हैं। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की। जन्म हुआ था एक छोटे से गांव में। ये प्रतापगढ़ ज़िला है, इलाहाबाद के पास ही, तो उसके नज़दीक ही छोटा सा गांव है। बाबू पड्डी उस गांव का नाम था। तो बाबू पड्डी गांव में जन्म हुआ एक कायस्थ परिवार में। और इनकी यद्यपि बहुत सारी कृतियां ऐसी हैं जिनका उल्लेख लोग करते हैं, लेकिन आम आदमी की ज़बान पर जो कृति चढ़ी हुई है वो मधुशाला। एक इस पुस्तक के बारे में एक मान्यता ये भी है कि इस पुस्तक का जो पाठ है वो बच्चन जी को 1250 मंचों से पाठ करना पड़ा था। इतने मंचों पर जाकर एक ही फरमाइश होती कि बाकी कुछ पढ़ो ना पढ़ो, आप हमें इस पार प्रिय तुम हो मधु है उस पार न जाने क्या होगा, ये गीत सुनाओ तो अच्छी बात, ना सुनाओ तो मधुशाला ज़रूर सुना दो। और मधुशाला में मित्रों, हालांकि कहते ये हैं कि बच्चन जी ने कभी शराब सूंघी भी नहीं थी। तो जिस बंदे ने शराब दारू सूंघ के नहीं देखी, वो दारू पर इतनी बड़ी पुस्तक दे देता है, तो उसका जो संदेश हैं बीच में छिपे हुए, वो अंतर्निहित जो संदेश हैं वो बड़े अमर संदेश हैं कि मंदिर मस्जिद बैर बढ़ाते मेल कराती मधुशाला। तो ऐसे जो संदेश देने का जो इन्होंने काम किया मधुशाला के माध्यम से, वो अद्भुत था। उसमें कल्पनाशीलता थी भी, रूमानियत भी थी, उसमें सामाजिक सरोकार भी थे, बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया बच्चन जी ने। और बच्चन जी की ज़िंदगी मित्रों बहुत दिलचस्पियों से भरी रही। आप गांधी परिवार से और नेहरू परिवार से इनकी घनिष्ठता जो थी वो हमेशा चर्चा का विषय बनती थी। और चर्चा का विषय यहाँ तक कि श्रीमती सोनिया गांधी का जो कन्यादान था वो बच्चन जी ने एक पिता के रूप में किया था, क्योंकि सोनिया का परिवार नहीं आया था। तो राजीव की शादी थी। राजीव और अमिताभ बच्चन दोनों मित्र थे, सहपाठी भी रहे थे। तो इस नाते से इन्होंने अपने घर में उसको बेटी बनाकर पहले कुछ दिन रखा और उसके बाद सारी जो रस्में थी भारतीय रीति रिवाज से वो पूरी की। और नेहरू परिवार को जो सौंपने वाली जो एक प्रक्रिया होती है, जो संस्कार होता है कन्यादान का, वो श्रीमान जी ने पूरा किया था। इनकी ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें दिलचस्प भी हैं। मसलन श्रीमती गांधी एक बार जब चुनाव हार गई तो उसके बाद उनको लगा कि ज़िंदगी जो है राजनीति ख़त्म हो गई। उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, अंदर से सांकल चढ़ाई। और कुछ दिन बीत गए, सारे लोग परेशान, उनका स्टाफ वाले भी परेशान, उनकी पार्टी वाले परेशान कि ये मैडम बाहर ही नहीं निकल रही, तो ऐसे कैसे देश चलेगा, ये तो गलत है। तो उस वक्त सबके नज़र में एक ही आई कि एक ही आदमी है जिसकी बात सुनी जाती है इस परिवार में, तो वो है हरिवंश राय बच्चन। अब बच्चन ने भी 2-4 बार समझाने की, बाहर से बोल के समझाने की कोशिश की, कोई असर नहीं हुआ, नहीं खुला, किवाड़ नहीं खुला। अंत में इन्होंने रुडयार्ड किपलिंग की एक कविता है इफ़, कभी मौका मिले तो आप भी पढ़िएगा। इफ़ का जो था अनुवाद हिंदी में, इफ़ को टाइप अपने हाथों से किया, क्योंकि बेसिकली अंग्रेज़ी साहित्य के बंदे थे, अंग्रेज़ी साहित्य पढ़ाते रहे थे और अंग्रेज़ी साहित्य इनका मुख्य रूप से आधार था। लिखा हिंदी में, लेकिन मुख्य जो पृष्ठभूमि थी वो अंग्रेज़ी साहित्य की थी। और अंग्रेज़ी साहित्य में इन्होंने W.B. यीट्स पे इन्होंने PhD भी की थी। उन दिनों PhD भी बाहर जाके करनी पड़ती थी, यहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इन्होंने वो इफ़ जो कविता है उसको स्वयं अपने हाथों से, क्योंकि बेसिकली इनको टाइप में बड़ी पारंगत थे, तो इन्होंने टाइप स्वयं अपने हाथ से की और उसके टाइप की हुई प्रति को उस दरवाजे के नीचे से खिसका दिया और बाहर से इतना बोल कर कि मैडम किसी की बात ना सुने, लेकिन मेरा एक विनम्र आग्रह है कि इस कविता को ज़रूर पढ़ लें, आपका मन लगा रहेगा। बस कुछ नहीं कहा। और वही हुआ कि कविता को पढ़ने के बाद श्रीमती गांधी ने अपना किवाड़ खोला और सड़क पे आ गई, और उसके बाद फिर वही देश भर में छा गई एक बार फिर से। मतलब यह है कि इन कहने का जो तात्पर्य है कि ये जानते थे कि कुछ एक संवेदनशील कृतियाँ ऐसी होती हैं जो मानव का मन जो है उसको भी
सही ट्रैक पे, सही लीक पे लाने में सफल रहती हैं। तो इन्होंने उस मर्म को समझा और उसको टाइप करके दिया। और मुझे तो इनसे कई बार भेंट करने का भी अवसर मिला, इनके चरणों में बैठने का, इनसे कुछ सीखने का भी अवसर मिला। तो जब पहली बार मुलाकात हुई थी, मैंने इनसे आग्रह भी किया कि आप मुझे कुछ बताइए जो मैं कर सकूं। तो उन्होंने, ये मुझे याद है कि इफ़्ट कविता रख दी कि मैंने बहुत ज़ोर लगाया, मुझसे अनुवाद नहीं हुआ, तुम इसका अनुवाद कर सको तो कर दो। और मित्रों, मैंने अनुवाद किया उसका, और अपने ढंग से किया। और बाद में अनुवाद अंतिम रूप देने से पहले इनको मैंने फ़ोन पे संपर्क भी किया कि गुरुदेव, इसमें जो पंक्तियां हैं उसमें कुछ जगह मुझे भाव लेने पड़े हैं, उनका शब्दशः अनुवाद जो है वो किसी भी मूल पाठ के साथ अन्याय वाली बात हो जाती। तो उन्होंने कहा स्वीकार है, तुम भेज दो। लेकिन जब तक इनके पास वो मैं कविता भेज पाता बार बार काट फाँट करके, तब तक इनका वो निधन हो चुका था। बाद में इनकी संतान को मैंने भेज दी और वहाँ से एक छोटा सा पत्र भी आ गया। चलिए, बात खत्म हुई। मतलब यह कि ये लीनता इनकी थी, और इनकी ज़िंदगी में जो एस्थेटिक्स थे, जो सुविचार आए, जो संस्कार आए आधुनिकता के, वो लाने वाली इनकी पत्नी थी। दूसरी पत्नी, पहली का देहांत हो गया था, दूसरी शादी पंजाबिन से हुई, तेजी सूरी। तो सूरी परिवार की थी तेजी, और तेजी सूरी, तेजी बच्चन बन गई। और तेजी ने इनकी ज़िंदगी में वो बदलाव प्रस्तुत किए कि ये खुद भी दंग रह गए, और सारा का सारा पारिवारिक ढांचा बिल्कुल नए स्वरूप में सामने आया। दो संतानें, अजिताभ और अमिताभ, दोनों ही अपने ढंग से अपने अपने क्षेत्र में, एक ने व्यवसाय को अपनाया तो व्यवसाय में उसने शिखर छुए, और एक ने अगर सिने जगत को, सिने या अभिनय जगत को अपनाया तो उसने अभिनय में वो उसको सदी का नायक, सदी का महानायक भी कहा गया। तो ये चीज़ें होती हैं, कुछ एक संदर्भों में किसी भी साहित्यकार को याद कर लेना बड़ा अच्छा लगता है, कर लेना चाहिए। शुक्रिया दोस्तों।